हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड। अब देखिए, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड की लोकेशन बता दूं आपको। हमारे ब्रेन में आपको पता है कि तीन भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसके डॉर्सल साइड पर, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर ये ग्लैंड पाई जाती है। इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड फाउंड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। तो देखिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन दी हुई है, इट इज़ फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है। और पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, ठीक है, इसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, जिसका दूसरा नाम होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। एक्चुअली मेलाटोनिन और सीरोटोनिन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सीरोटोनिन भी निकलता है यहाँ से, जो कि मेलाटोनिन के इक्वलेंट होता है। मेलाटोनिन का बहुत सारा रोल है। सबसे बड़ा रोल है कि ये 24 घंटे में जो जो काम हम करते हैं लगभग, ये उस साइकिल को कंट्रोल करता है। 24 आवर साइकिल को बोलते हैं डायर्नल साइकिल। डाइन्यूरल नहीं बच्चों, डाइअर्नल, डाइन्यूरल नहीं, डाइअर्नल लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये 24 आवर की साइकिल को, यानी डायर्नल साइकिल को, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें सोना और जगना, स्लीप वैक साइकिल। आप एक निश्चित समय पे आपको नींद आती है, एक निश्चित समय पे आपकी आँख खुल जाती है, इसका मतलब स्लीप वैक साइकिल को ये कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि सोते समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, यानी ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके अलावा मेलाटोनिन का और क्या काम है, देखिए ऐसे याद रखिएगा। मेलाटोनिन MER है ना इसमें, तो मेलाटोनिन में MER है। और देखो, मेटाबॉलिज्म में भी कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन किसको इन्फ्लुएंस करता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो मेलाटोनिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेलानोसाइट सेल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेलानोसाइट सेल। यानी मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो मेलानोसाइट कम सेल्स कम बनेंगी, मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा मेलानोसाइट सेल्स कम बनेगी। इसका मतलब ये स्किन को लाइट बनाता है। जबकि MSH का क्या काम था? MSH जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड के मिडिल लोब से निकला था, जिसको पार्स इंटरमीडिया भी बोला गया था, जो कि एंटीरियर लोब का पार्ट बन चुका था। ये मेलानोसाइट सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर MSH निकलेगा तो स्किन का कलर डार्क होगा, और मेलेटोनिन निकलेगा तो स्किन का कलर लाइट होगा। और ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। फीमेल में किसको कंट्रोल करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा और क्या करता है? ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी अपना डिफेंस कर पाएगी। तो पीनियल ग्लैंड का क्या क्या काम है? पहली बात तो इसकी पोजीशन बताइए। इसकी पोजीशन होती है फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन। और अगर ना दिया हो तो आप सीरोटोनिन भी कर सकते हो। मेलाटोनिन के वैसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मेन रोल होता है डायर्नल साइकिल को कंट्रोल करना। डाइन्यूरल नहीं बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायर्नल साइकिल। ठीक है। उसके अलावा ये हमारी स्लिप वैक साइकिल को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। मेलाटोनिन में ME वर्ड आ रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करेगा। ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। कैसे? मेलाटोनिन जब ज़्यादा निकलेगा तो मेलानोसाइट्स फॉर्मेशन कम होगा, इसका मतलब स्किन को लाइट बनाता है। उसके अलावा देखो, ME आ रहा है तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। ME मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। अगर मेलेटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो हमारी बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं। पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप, जहाँ से एयर पास होती है, एयर अंदर आती है फेफड़ों में। कहाँ जाके खुलती है? ये टू लंग्स खुलती है। ये ये देखिए, ये हमारे वेंट्रल व्यू ये वाला है, ए वाला, और बी वाला है डॉर्सल व्यू। बी वाला डॉर्सल व्यू है। मतलब अगर हम आगे से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगी, और अगर हम अपनी बॉडी के पीछे से देखेंगे तो ये इस तरीके की दिखाई पड़ती है। यानी वेंट्रल व्यू में ये इस तरीके की दिखाई पड़ती है। और आप देख पा रहे हो कि इसमें दो लोब है। ये देखिए, एक लेफ्ट लोब होता है और एक राइट लोब होता है। एक लेफ्ट लोब
और एक राइट लोब, और दोनों को जोड़ता है एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं स्थमस। स्थमस दोनों लोब को जोड़ देता है। जबकि आप देख रहे हो जब डॉर्सल व्यू यानी पीछे से व्यू देखेंगे, ये है फ्रंट व्यू। जब बॉडी को आगे से देखते हैं तो डॉर्सल व्यू, जब बॉडी को पीछे से देखते हैं यानी बैक व्यू तो डॉर्सल व्यू होता है। जब आप पीछे से देखोगे तो इसमें केवल दो लोब दिखाई पड़ेंगे, स्थमस नहीं दिखाई पड़ेगा। और पीछे से देखने पर हर एक लोब में देखिए दो रेड कलर की ग्लैंड है। जो रेड कलर की ग्लैंड होती है, वन पेयर होती है हर एक लोब में, इसका नाम होता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है टोटल? 2 पेयर्स। पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? 2 पेयर्स। और ये किस तरफ प्रेजेंट होती है? डॉर्सल साइड पर या बैक साइड पर, आगे से ये नहीं दिखती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इस लोब में भी दो है। तो पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? 1 पेयर या 2 पेयर। अगर आपसे पूछा जाएगा ईच लोब में बताइए तो 1 पेयर, अगर टोटल पूछा जाएगा तो 2 पेयर्स, तो ये पाई जाती है। तो इसकी पोजीशन क्लियर हो गई। अब आपको बता दें, देखिए लिखा हुआ है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो दो लोब से मिलकर बनी होती है। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। और दोनों लोब जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पर। ठीक है, दोनों लोब इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर से, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मैंने इसका नाम दिया था अभी स्थमस, तो स्थमस से जुड़े रहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है बच्चों, इसमें देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे, जब इसको काटोगे तो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल। और बीच में जो टिश्यू होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो बीच में टिश्यू होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, इसका बना होता है स्ट्रोमल टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये रहे थायराइड फॉलिकल और ये रहा बीच में स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, फिर इसके अंदर जो सेल पाई जाती है, क्यूब वाली सेल पाई जाती है, क्यूब लाइक। इन सेल को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन सेल को बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर सेल से ही निकलता है क्या? यहाँ से निकलता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन। और थायरोग्लोब्यूलिन जो होता है, जब ये आयोडीन के साथ मिल जाता है तब बनता है T3 और T4। T3 और T4 जब 3 आयोडीन मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब 4 आयोडीन मॉलिक्यूल से मिलता है तो इसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और थायरॉक्सिन किसको बोलते हैं? जिसमें ज़्यादा आयोडीन हो उसको थायरॉक्सिन बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, हर एक थायराइड फॉलिकल बना होता है फॉलिकुलर सेल से। अब बताओ फॉलिकुलर सेल कैसी होती है? क्यूबाइडल। फॉलिकुलर सेल कैसी होती है? क्यूबाइडल। और ये कैविटी को घेरती है। देखिए ये अंदर कैविटी हो गई, इसको घेरती है। इसी कैविटी में ये हार्मोन बन करके स्टोर हो जाता है। इसी कैविटी में हार्मोन बन करके स्टोर हो जाता है। फॉलिकुलर सेल जो होती है वो 2 टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज करती है, लेकिन ये किसकी मदद लेती है? आयोडीन की मदद लेती है। एक का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, उसी को थायरॉक्सिन कहते हैं। एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, आयोडीन इसेंशियल होता है किसके लिए? इसके बनने के लिए। इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? आयोडीन। देखिए मैंने बताया था आयोडीन चाहिए होता है, इसीलिए खाने के नमक में क्या होता है बच्चों? आयोडीन। खाने के नमक में आयोडीन इसीलिए होता है ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी ना हो। और अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ये ग्लैंड मल्टीप्लाई हो जाती है और बहुत फूल जाती है, बहुत सूज जाती है, जिससे हो जाता है ग्वाइटर। देखा होगा गले में सूजन आ जाती है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्या लिखा हुआ है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, यानी इस हार्मोन की सिंथेसिस कम हो जाएगी और इससे ग्लैंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनलार्ज हो जाएगी। इसी से हो जाता है डिजीज़ जिसका नाम होता है ग्वाइटर। ग्वाइटर हिंदी में बोलते हैं घेघा रोग, घेघा। और देखा होगा आपने ज़्यादातर ये होता है हिली एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में क्या होता है? आयोडीन की कमी होती है, यहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिससे क्या हो जाता है? आयोडीन की कमी हो जाती है और ये ग्लैंड सूज जाती है। इसी को बोलते हैं ग्वाइटर। जैसे इस केस में आप देख रहे हो कि ये देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे देखिए स्वेलिंग हो गई है और इसीलिए इसको बोला गया ग्वाइटर। इसका नाम होता है सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर। तो ग्वाइटर में क्या होता है? नेक में स्वेलिंग आ जाती है, एक्चुअली थायराइड ग्लैंड मल्टीप्लाई हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कर सके। आयोडीन की कमी के कारण
इसको ज़्यादा से ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाना होता है तो इस पर लोड बढ़ जाता है। अगर लोड बढ़ जाएगा तो ये ग्लैंड अपने आप मल्टीप्लाई कर जाएगी, इसी वजह से ये गले में सूजन आ जाती है। इसको बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर ज़्यादातर कहाँ होता है? हिल स्टेशन पर, हिली एरिया में। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन घट जाए, हाइपो का मतलब क्या होता है? घट जाना। अगर थायराइड का सिक्रीशन घट गया, वो भी प्रेगनेंसी के समय, किसके समय? प्रेगनेंसी के समय, मतलब बच्चा यूट्रस के अंदर है और मदर है प्रेग्नेंट, तब अगर ऐसा केस हो जाए, मदर के अंदर प्रेगनेंसी के समय अगर थायराइड का सिक्रीशन घट जाता है, तो जो बच्चा डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, उसका विकास रुक जाता है। देखो, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी कैसा हो जाता है? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग बेबी का जो डेवलपमेंट है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा। देखिए, शारीरिक विकास रुका तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें हो जाता है क्रिटिनिज्म, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने बोला था 3 फीट के करीब होगा, और मैंने साथ में बताया था ग्रोथ तो पिट्यूटरी में भी रुकती थी। जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन घट गया था तो उसमें भी ग्रोथ रुकी थी, उससे हुआ था ड्वार्फिज्म, उसको बोलते थे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जबकि थायराइड के केस में ग्रोथ रुक जाने को बोलते हैं क्रिटिनिज्म, और क्रिटिनिज्म में उसका मेंटल एबिलिटी भी लो हो गया था। उसका जो मेंटल जो सोचने समझने की क्षमता थी वो रिटार्ड हो गई थी। आईक्यू कैसा हो गया था? लो। देखो, इंटेलिजेंस क्विसेंट जो था, आईक्यू जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये लो हो गया था, और इसकी स्किन एबनॉर्मल हो जाती है। ऐसा बच्चा गूंगा और बहरा होता है। देखिए, म्यूटिज्म मतलब ये गूंगा होता है, डीफ मतलब ये सुन नहीं सकता। ठीक है, ये सब केसेस इसके अंदर हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समस्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इज मोर डेंजरस या फिर थायराइड ड्वार्फिज्म इज मोर डेंजरस, आप बोलिएगा थायराइड ड्वार्फिज्म इज मोर डेंजरस देन द पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि इसमें बच्चे की आईक्यू भी लो हो गई, एबनॉर्मल स्किन हो गई, गूंगा और बहरा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो नॉर्मल होगी। अगर उसके अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, अगर नॉर्मल फीमेल के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर की बजाय कैसी हो जाएगी? इर्रेगुलर। तो बताइए, अगर प्रेग्नेंट में हुआ तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अगर एडल्ट ह्यूमन जो नॉन प्रेग्नेंट है उसके अंदर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, मतलब रेगुलर नहीं होगी। अच्छा देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया था अगर किसी भी ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तो कैंसर में क्या होता है? सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, सेल बढ़ जाती है, सेल बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाती है, और अगर सेल बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाइपो सिक्रीशन की हाइपर सिक्रीशन, तो हाइपर सिक्रीशन होगा। याद करिए, किसी भी ग्लैंड में अगर हाइपर सिक्रीशन हो सकता है तो उसका कारण हो सकता है कैंसर, और अगर किसी भी ग्लैंड में हाइपो सिक्रीशन हो रहा है तो इसका कारण हो सकता है ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर में सेल्स की संख्या घटती है जिससे हाइपो सिक्रीशन होगा। याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इसके अंदर नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे नोड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं थायराइड ग्लैंड में, और इससे क्या हो जाता है? रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू द एबनॉर्मल हाई लेवल, मतलब इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है? इससे हो जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा? हाइपर थायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, और इसका फंक्शन जो है एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा। एडवर्सली इफेक्ट का मतलब जो नॉर्मल फंक्शन है वो सब एबनॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति के अंदर हाइपर सिक्रीशन होने लगा थायराइड का, तो इससे हो जाता है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज को एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी बोलते हैं, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ऐसा क्यों बोलते हैं? ग्वाइटर का मतलब तो वही पुराना फंडा है। क्या? यहाँ पे देखिए, स्वेलिंग आ गई, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आएगी। ये देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल गई है। चलिए, ग्वाइटर तो समझ में आ गया। अब एक्सोप्थेल्मिक क्या है? ऑप्था मतलब क्या होता है बच्चों? ऑप्था मतलब होता है आंखें, ऑप्था मतलब होता है आंखें, और एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। अब आप देख रहे हो आंखें नॉर्मल व्यक्ति की कैसी होती हैं? बिल्कुल नॉर्मल आपको ऐसे नहीं लगेगा जैसे घूर रहा है, और इसमें देखो ऐसा लगता है जैसे कोई घूर रहा है, तो घूरने वाली दृष्टि हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्टैरिंग विजन। स्टैरिंग विजन, स्टैरिंग विजन हो जाती है। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति आपको घूर रहा है, वो घूर नहीं रहा होता है, एक्चुअली उसके आंखों के पीछे फैट डिपॉजिट हो जाता है, यानी आंखें बल्ज आउट हो जाती हैं। किसकी वजह से हो जाता है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट।
फैट डिपोजिशन हो जाता है। आंखों के पीछे फैट डिपॉजिट हो जाने से आई बॉल बाहर आ जाती है। इस वजह से व्यक्ति की जो दृष्टि है वह ऐसे लगता है जैसे घूरती हुई दृष्टि है, घूरती हुई आंखें, जैसे कोई लग रहा है कि आपको घूर रहा है। तो बताइए अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो क्या होगा? ग्रेव डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसमें सबसे पहले क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है ग्लैंड में। दूसरा क्या हो जाता है? आंखों के पीछे फैट डिपॉजिट हो जाता है। आंखों के पीछे फैट डिपॉजिट हो जाने से आंखें बल्ज आउट हो जाती हैं, जिससे स्टैरिंग विजन हो जाता है। और क्या हो जाएगा? और बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारी जो बिल्कुल बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है उसको बीएमआर कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने से आप बताइए व्यक्ति का जो वेट है ना वो काफ़ी लूज हो जाता है, यानी वेट लॉस होने लगेगा। क्या हो जाएगा? वेट लॉस। ये इसके मेन फीचर्स हो गए। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसको ग्रेव डिजीज भी बोला था अभी हम लोगों ने, ये हाइपरथायराइडिज्म से होता है। और इसके अंदर क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इलार्ज हो गई, इसीलिए तो ग्वाइटर वर्ड आया हुआ है। दूसरा, आई बॉल में प्रोट्रूशन हो गया। प्रोट्रूशन का मतलब आई बॉल जो बल्ज आउट हो जाती है, इसी से हुआ था स्टैरिंग विजन। और उसके अलावा मैंने क्या बोला था? बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति का वेट लॉस होने लगता है, और इसी को ग्रेव डिजीज भी बोला था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? मैं आपको एक वो बता देता हूँ। थायराइड का मेन फंक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएमआर। बीएमआर को बढ़ाना, मतलब जितना ज़्यादा थायराइड ग्लैंड काम करेगा बीएमआर उतनी बढ़ेगी। ठीक है। उसके अलावा और क्या करेगा? ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, आरबीसी प्रोडक्शंस को बढ़ा देता है। उसके अलावा ये क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा ये और क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटेनेंस। किसके मेंटेनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मेंटेनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। आई होप सो अब आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ बीएमआर। बीएमआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इन्वर्सली? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। ये जो भी हार्मोन होता है ये क्या करता है? आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस में मदद करता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का बनना, उसमें मदद करता है। उसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन से मेटाबॉलिज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की तीनों मेटाबॉलिज्म के। देखो, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के लिए। और ये मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है। यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को थायराइड ग्लैंड भी मेंटेन करती है, याद रखिएगा। वैसे तो इसको मेंटेन करता था एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। ठीक है। लेकिन ये भी कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। देखा है ना, ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक और वो निकालता है प्रोटीन वाला हार्मोन। देखो कहाँ से निकालता है? ये थायराइड फॉलिकल थे, इसके बीच में स्ट्रोमल टिश्यू था। स्ट्रोमल टिश्यू में कुछ सेल पाई जाती हैं, इनको बोला था फॉलिकुलर सेल, इनको बोला था फॉलिकुलर सेल, इनको बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल, यहीं से निकलता है एक हार्मोन। देखो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक और प्रोटीन का हार्मोन निकालती है, यानी प्रोटीन का बना हुआ। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है, और इसको बोलते हैं टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये निकलता है पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल से, पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल से। अच्छा, इसको सी सेल क्यों कहा गया? क्योंकि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये ब्लड के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब क्या करेगा? ये कैल्शियम के लेवल को घटाता है। ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? बढ़ाता है कि घटाता है? घटाता है, याद रखिएगा। अगर टीसीटी ज़्यादा निकलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर टीसीटी ज़्यादा निकलेगा तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में घटेगा। ये होता है टीसीटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम लेवल। टीसीटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम लेवल। ठीक है ना, ये काम करेगा। अब आइए पढ़ते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। चूंकि ये थायराइड ग्लैंड के पैरेलल होती है इसलिए इसको बोला गया था पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने बताया था, ये है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल साइड मतलब बैक व्यू या फ्रंट व्यू,
मैंने बोला था डॉर्सल हमारी बॉडी का बैक व्यू होता है, यहाँ पर पाई जाती थी आइदर साइड पे, यहाँ पाई गई थी और इधर दिखाई पड़ रही थी। और मैंने बोला था स्थमस पार्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, स्थमस पार्ट सिर्फ आपको फ्रंट व्यू से दिखाई पड़ता है, यानी वेंट्रल पार्ट से। तो ये रहा थायराइड ग्लैंड का लेफ्ट लोब, ये रहा राइट लोब। एक पेयर यहाँ पाई गई थी और एक पेयर यहाँ पाई गई थी। तो कितने होती है? 2 पेयर होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर 2 पेयर होती है। और ये कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ह्यूमन बीइंग 4 पैराथायराइड ग्लैंड, 4 मतलब 2 पेयर, 2 पेयर्स पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऑन द बैक साइड, बैक साइड मतलब डॉर्सल साइड, बैक साइड मतलब डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड यहाँ पाई जाती है। 1 पेयर इन ईच ऑफ 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब हर एक लोब में 2 पाई जाती है। देखिए 1 पेयर यानी 2, 1 पेयर यानी 2 पाई जाती है ये हर एक लोब में। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ये सिक्रीट करती है एक प्रोटीन का हार्मोन, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का हार्मोन। तो ये प्रोटीन का हार्मोन निकालती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। इसी को कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं या कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स ने खोजा था इसलिए कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, ये सब इसके नाम होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है पीटीएच यानी पैराथार्मोन, ये क्या करता है? ये भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अभी आपको बताया था टीसीटी कैल्शियम लेवल को कैसे मेंटेन करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कैल्शियम लेवल के, जबकि जो पीटीएच है यानी पैराथार्मोन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम लेवल के। मतलब ये और ये बिल्कुल कैसे हैं? एंटागोनेस्टिक है। ये और ये कैसे काम करते हैं? एंटागोनेस्टिक वे में काम करते हैं, याद रखिएगा। यानी टीसीटी का उल्टा क्या होता है? पीटीएच। ये कैल्शियम लेवल को घटा रहा है ब्लड में और ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है ये देखते हैं हम लोग। देखिए आपको पता होगा किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या? नेफ्रॉन्स में एक प्लेस होती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो यहीं पर कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब हो जाता है। कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब होने से मतलब है रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब। तो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर पीसीटी होता है, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहीं पर कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, कोई भी चीज़ रीएब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाती है? कोई भी चीज़ अगर नेफ्रॉन से रीएब्जॉर्ब होगी तो वो ब्लड में जाएगी। यानी ये क्या करेगा? ये हार्मोन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनके अंदर जो पीसीटी पार्ट होता है उससे कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। देखो क्या लिखा है, पीटीएच जो होता है ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है। एक कैसे बढ़ाया इसने बढ़ाया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन्स को, नेफ्रॉन के पार्ट को ही रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल्स से ये क्या करेगा? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये देखिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और कहाँ से बढ़ाएगा? और ये हमारे जीआईटी से, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें भी कैल्शियम लेते हैं। तो ये कैल्शियम के लेवल को जब कैल्शियम के लेवल को जीआईटी से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देगा, यानी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर ले आएगा। कहाँ से? जीआईटी से। ये कैल्शियम को जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड, यानी जीआईटी से जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है जीआईटी में, ये उससे कैल्शियम लेवल को ले आता है। और थर्ड वे में कहाँ से लाता है? देखो बोन जो होती है वो भी कैल्शियम का सोर्स होती है। बोन बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस, और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ से क्या करेगा? बोन का डीमिनरलाइजेशन कर देता है। बोन का क्या कर देता है? डीमिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। तो ये डीमिनरलाइजेशन करके ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। कुल मिला करके इसने क्या किया? बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में बढ़ाया, किडनी से एब्जॉर्ब करके ब्लड में बढ़ाया, और जीआईटी से एब्जॉर्ब करके बढ़ा दिया। इस प्रकार इसने ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं, पीटीएच एक्ट ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। बोन रीएब्जॉर्प्शन को इसने क्या कर दिया?
बढ़ा दिया, यानी बोन को डिसॉल्व कर देता है या डीमिनरलाइजेशन कर देता है बोन का। और क्या करता है, और कैल्शियम लेवल को और कहाँ से बढ़ाता है, रीनल ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन से बढ़ा देता है। और कहाँ से बढ़ाता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जीआईटी में, उससे भी कैल्शियम लेवल को ये बढ़ा देता है। इस प्रकार क्लियर है, क्या क्लियर है कि पीटीएच इज ए हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, ये कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। इसका मतलब ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है और ये टीसीटी के साथ मिलके काम करता है। कैसे मिलके काम करता है, एक्चुअली में टीसीटी का काम होता है कैल्शियम लेवल को घटा देना और इसका काम होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना, दोनों मिलके काम करते हैं, तभी लिखा है अलॉन्ग विथ टीसीटी। ये टीसीटी के साथ मिल करके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है यानी बैलेंस करता है। ठीक है, अब अगली ग्लैंड है थाइमस। थाइमस ग्लैंड, देखो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, हार्ट जो होता है, हार्ट से निकलता है एरोटा, एरोटा। तो ये जो ग्लैंड होती है ये एरोटा के ऊपर होती है, एरोटा के ऊपर होती है और हमारी चेस्ट बोन के पीछे होती है। चेस्ट बोन को स्टर्नम बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर, ये भी लोबुलर होता है, इसमें भी 2 लोब होते हैं, याद रखिए, जस्ट लाइक थायराइड 2 लोब्स होते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, लंग्स के बीच में। आप ये देखो, ये लंग्स है, हार्ट तो लंग्स के बीच में ही होता है। ये रहा राइट लोब, ये रहा लेफ्ट वाला लोब, और यहाँ होता है हार्ट, तो यहाँ हार्ट होता है। तो ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस, मीडियास्टिनल स्पेस। तो ये हार्ट के बीच में थाइमस ग्लैंड जो होती है, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस, उसमें प्रेजेंट होता है। ये स्टर्नम यानी चेस्ट बोन के तो पीछे होता है, पीछे का मतलब क्या हो गया, पीछे की तरफ होता है, और एरोटा के सामने होता है। तो ये पोजीशन कौन सी बनी, अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो वेंट्रल होगा ना, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लोबुलर होती है, नंबर 1। हार्ट के बीच में, लंग्स के बीच में जो हार्ट प्रेजेंट होता है, उससे जो एरोटा निकलता है उसके सामने होती है, लेकिन स्टर्नम के पीछे, यानी कि ये हमारे फ्रंटल पार्ट में होगी कि बैक पार्ट में होगी। हार्ट तो आगे है, हार्ट आगे है, और आगे वाले पार्ट को हम लोग हमेशा क्या बोलते थे, वेंट्रल। फ्रंट पार्ट को हमेशा वेंट्रल बोलते थे। तो इसकी पोजीशन क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो थाइमस होता है ये मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। ये इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इम्यून सिस्टम के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ग्लैंड थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। थाइमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। और थाइमोसिन का काम होता है कि ये टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करता है। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में, लेकिन ऐसा लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा उसको बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, और ऐसा लिम्फोसाइट जो थाइमस में आके डिफ्रेंशिएट होगा उसको टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। तो बताइए थाइमस में कौन सा लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होता है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट करता क्या है, ये सेल के अंदर पैथोजेंस को किल करता है, ये हमारी सेल्स के अंदर जो पैथोजेंस चले जाते हैं उनको किल करता है। इस तरह की इम्यूनिटी को सीएमआई यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। कौन सी इम्यूनिटी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आपको पता होना चाहिए कि जो टी सेल्स होती हैं यानी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये सीएमआई तो कंट्रोल करता ही करता है, और ज़रूरत पड़ने पर ये बी सेल को भी कॉल कर देता है, बी सेल को बुलाता है। जब बी सेल आएगा तो बी सेल क्या करता है, एचएमआई कंट्रोल करेगा। एचएमआई का मतलब होता है ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। बताइए एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन सी सेल करती है, टी सेल की बी सेल, तो आंसर आएगा बी सेल। और इसीलिए इस वाली इम्यूनिटी का नाम पड़ गया एचएमआई, एचएमआई यानी ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए क्या लिखा है, इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड द एचएमआई यानी ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। थाइमस जो होता है ये डीजेनरेट होता है, कब, ओल्ड एज में डीजेनरेट होने लगता है, ठीक है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन घट जाता है। और अगर थाइमोसिन का प्रोडक्शन घट जाएगा तो हमारी सीएमआई भी घटेगी, एचएमआई भी घट जाएगी, मतलब व्यक्ति का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाएगा, और वीक होने से उसके रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि आप जानते हो कि रोग होने के चांसेस ओल्ड एज में बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि थाइमस में भी 2 भाग होते हैं, बाहर का भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। और कहाँ पे आपने कॉर्टेक्स और मेडुला सुना होगा, ओवरी में। और कहाँ पे आपने सुना है, किडनी में। तो पूछा जा सकता है और कहाँ सुना होगा, ब्रेन में। तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स एंड मेडुला कहाँ कहाँ पाया जाता है, थाइमस में पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक और जगह है जहाँ पे ये पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड। अभी आप पढ़ोगे भी एड्रीनल ग्लैंड, तो ये भी हमारे सिलेबस में है। ओके, आइए पढ़ते हैं हम लोग एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पे होती है, किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और ये वन पेयर होती है, क्योंकि किडनी भी वन पेयर होती है तो ये भी वन पेयर होगी। ये देखिए, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है और कितनी होती है, वन पेयर, क्योंकि किडनी भी वन पेयर होती है। इसको हम लोग किडनी के ऊपर पाए जाने की वजह से सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ adrenal gland? This is suprarenal gland because it is found at the superior position of the kidney, ठीक है। अच्छा, इसमें दो भाग होते हैं जैसा कि अभी बताया। हमेशा आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट या डीप पार्ट मेडुला होता है। हमेशा याद रखें, कहीं पे भी होगा, चाहे ब्रेन में हो, किडनी में हो, थाइमस में हो, एड्रीनल ग्लैंड में हो, हमेशा आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और हमेशा आउटर पार्ट जो होता है थिन होता है और इनर पार्ट जो होता है वो थिक होता है। और आउटर पार्ट जो होता है इसका, यहाँ एड्रीनल ग्लैंड में इसका कलर होता है येलो, येलो इन कलर, जबकि ये जो मेडुला पार्ट होता है ये होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, तो ये होता है थिन और ये होता है थिक, ये होता है येलो और ये होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे तीन भाग होते हैं। फार्मूला है GFR, GFR, ग्लोमेरुलोसा लेयर, फैसिकुलेटा लेयर, रेटिकुलेरिस लेयर, अभी हम देखते हैं। और यहाँ से इसीलिए तीन हार्मोन भी निकलते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ के हार्मोन जो होते हैं स्टीराइड इन नेचर होते हैं, स्टीराइड इन नेचर, इसीलिए इनके नाम में स्टीरॉल वर्ड जरूर आएगा, स्टीरॉल या स्टीराइड वर्ड जरूर आएगा। यहाँ के जो हार्मोन होते हैं ये स्टीराइड नहीं होते हैं, ये कैटिकोलामीन होते हैं, कैटिकोलामीन, क्योंकि इसमें कैटिकॉल रिंग पाई जाती है और ये एमीन डेरिवेटिव होते हैं, इसीलिए इसमें नाम पड़ गया कैटिकोलामीन। तो यहाँ के हार्मोन स्टीराइड होते हैं कॉर्टेक्स वाले और मेडुला के कैटिकोलामीन होते हैं। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो वन पेयर होती है एड्रीनल ग्लैंड, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर की तरफ यानी एंटीरियर साइड पर ऑफ ईच किडनी। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती है। सेंट्रल वाला पार्ट जो था, जो कि रेडिश ब्राउन था, उसको हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं, जबकि जो बाहर वाला भाग था उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर अंडर प्रोडक्शन हो गया, अंडर प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, हाइपोसिक्रीशन, अगर हाइपोसिक्रीशन हो गया इस हार्मोन का, एड्रीनल कॉर्टेक्स का, तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे पहले इफेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे पहले इफेक्ट होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो गया तो आप बताओ जरा, अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी, इससे क्या होगा, कमजोरी हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, इससे कमजोरीपन यानी वीकनेस, फैटिगनेस, और इस रोग को एडिसन निक हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडिसन डिजीज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडिसन डिजीज। सबसे पहला एंडोक्राइन डिसऑर्डर यही था, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सबसे पहला एंडोक्राइन डिजीज यही खोजी गई थी और थॉमस एडिसन ने खोजा था, इसलिए नाम पड़ गया एडिसन डिजीज। क्लियर। चलिए सबसे पहले एड्रीनल मेडुला की हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग कॉर्टेक्स को देखते हैं, जो इससे आपको सीक्वेंस वाइज पता चलता रहेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि येलो कलर का था और इसके हार्मोन कैसे थे, स्टीरॉयड इन नेचर, स्टीरॉयड इन नेचर, और इसमें तीन जोन थे, याद करो मैंने फार्मूला बताया था GFR, ये देखिए GFR, सबसे बाहर था G, बीच वाला था F और फिर अंदर वाला था R, मैंने ऐसे लिखा था ना GFR, तो आउटर टू इनर लिखा था मैंने, इसीलिए फार्मूला है GFR, ग्लोमेरुलोसा लेयर, फैसिकुलेटा लेयर और सबसे अंदर वाला रेटिकुलेरिस लेयर। तो देखो इनर वाला होता है रेटिकुलेरिस लेयर, बीच वाला होता है फैसिकुलेटा लेयर और सबसे बाहर वाला होता है ग्लोमेरुलोसा लेयर, ठीक है। और यहाँ से इसीलिए तीन हार्मोन निकलते हैं और तीनों हार्मोन को अगर हम मिला दें, एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ के हार्मोन को हम कॉमनली बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, तो कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इसीलिए तो मैंने जब वहाँ पे बोला था तो आपको बोला था तीन तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ऐसा कॉर्टिकॉइड्स
जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो मिनरल्स को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करेगा उसको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स SCC। ठीक है, तो 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, देखिए लिखा भी होगा। ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भाग लेगा उसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऐसा कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर है जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। मेन होता है कॉर्टिसोल, इसका नाम है पर्टिकुलर। मेन वाला कॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन होता है, आपने सुना होगा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, तो याद रखिएगा, देखो क्या लिखा है। मेन वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? कॉर्टिसोल। ठीक है, ऐसा कॉर्टिकॉइड्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को मेंटेन करेगा यानी मिनरल्स को मेंटेन करेगा उसको बोलते हैं हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मेन वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन वाला है वो है एल्डोस्टेरॉन। बताइए, मेन वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल, जबकि मेन वाला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरॉन। इज इट क्लियर? अब आइए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका मेन था कॉर्टिसोल उसका रोल देखते हैं। तो देखो इसका रोल होता है, इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको एनी हाउ ग्लूकोज को बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसको ग्लूकोज को बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है? इन ब्लड। हमारे ब्लड में ग्लूकोज को किसी भी तरीके से बढ़ाना है तो ये क्या करेगा? ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देगा। जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो ये नॉन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा और ग्लूकोज में बदल देगा। जैसे फैट नॉन कार्बोहाइड्रेट है कि कार्बोहाइड्रेट? नॉन कार्बोहाइड्रेट, तो ये इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ग्लूकोज में बदल देगा। देखो, नॉन कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट में बदलना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट में बदलना, फिर से सुन लीजिए, क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस? नॉन कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट में बदल जाना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? प्रोटीन को ब्रेक करना पड़ेगा। प्रोटीन के ब्रेक करने को प्रोटियोलिसिस बोलते हैं, जबकि फैट को ब्रेक करने को इसको लिपोलिसिस कहते हैं। तो देखो, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और क्या करेगा? इसके लिए प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा यानी प्रोटियोलिसिस कराना पड़ेगा। फैट को तोड़ना पड़ेगा, फैट को लिपिड भी कहते हैं, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लिपोलिसिस। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके अलावा ये करेगा क्या? ये अमीनो एसिड के अपटेक को, देखो जब प्रोटीन टूटेगा तो पहले अमीनो एसिड बनता है, तो ये अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाता है। ये अमीनो एसिड के अपटेक को क्या करता है? ये घटा देता है। यानी सेल के अंदर जो अमीनो एसिड का अपटेक है ये इसको डिक्रीज कर देगा। ये देखो, सेलुलर अपटेक, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये सेल के अंदर अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन और उसके लेने की क्षमता को घटा देगा। ठीक है, कॉर्टिसोल और क्या करता है? देखो, कॉर्टिसोल को ऐसे याद रखिएगा, कॉर्टिसोल COR है वर्ड इसमें, इसके लिए वर्ड आ जाएगा कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियोवेस्कुलर CO इसमें भी आ रहा है, तो कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन करता है। कॉर्टिसोल और क्या करता है? कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन को मेंटेन करता है और साथ में किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। बताइए, कॉर्टिसोल क्या मेंटेन करता है? कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन, यानी हार्ट वगैरह ब्लड वगैरह के फंक्शन को मेंटेन करता है और किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन करता है। याद रखिएगा, कॉर्टिसोल नॉट ओनली मेंटेन्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बट ऑल्सो मेंटेन्स द किडनी फंक्शन एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अच्छा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एक और खास बात है, क्या? ये इन्फ्लेमेशंस को घटाता है। ये इन्फ्लेमेशन को घटाता है। क्यों, कैसे घटाता है? एक्चुअली में ये WBC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये WBC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स WBC के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बताओ आप, अगर ब्लड के अंदर WBC घटेगा तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जब ये इन्फ्लेमेशन को घटाएगा तो इससे क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी घटेगी, हमारी इम्यून रिस्पॉन्स घटेगा। अच्छा देखो, इम्यून रिस्पॉन्स घटने से एक फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का चांस बढ़ जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इम्यून रिस्पॉन्स घटना चाहिए, इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का चांस बढ़ जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, कॉर्टिसोल और क्या करता है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। ये भी आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, आइए एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स क्या था, इसको ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी बच्चों, ये ऐसे बढ़ेगी, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, अमीनो एसिड को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटियोलिसिस, ये देखो प्रोटियोलिसिस बोलते हैं। इसके लिए फैट को तोड़ना पड़ेगा, फैट से ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, तब जा करके ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। फैट के तोड़ने को बोलते हैं लिपोलिसिस, ये तो एक काम हो गया। और ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ के पहले अमीनो एसिड बनाता है और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाना है। तो आप बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को ये घटा देता है, सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को ये घटा देता है। इसके लिए अगर सेलुलर अपटेक ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्जन नहीं होगा, अमीनो एसिड विल नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, इसीलिए ये सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को घटा देता है। देखो क्या लिखा है, इनिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। और क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन के लिए, और किसके लिए, किडनी फंक्शन के लिए। और ये क्या करता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स ये WBC प्रोडक्शन को घटाता था। WBC प्रोडक्शन जब घटेगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ये देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और जब आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन घटता है, इसका मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी घट रही है। इम्यून रिस्पॉन्स घटने से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का चांस बढ़ जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरबीसी के लिए, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। WBC को तो घटाता है बच्चों, लेकिन आरबीसी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है, इसके लिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला गया है, लाइफ सेविंग। कौन सा हार्मोन है बच्चों, कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन था एल्डोस्ट्रॉन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये किडनी में DCT होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किडनी के नेफ्रॉन्स का पार्ट होता है DCT, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये यहाँ से क्या करता है, ये सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सोडियम और वाटर का जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, ये ब्लड के अंदर इसको रीएब्जॉर्ब करके ले जाएगा। तो DCT से एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब सोडियम और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा DCT से निकलेगा तो ब्लड में जा कर के स्टोर हो जाएगा। इससे क्या हो जाता है, जो बॉडी वॉल्यूम है, जो बॉडी का वॉल्यूम है ब्लड का, वो मेंटेन रहता है। और इससे क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि नमक जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। आपको पता होगा सोडियम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है। रीनल ट्यूब्यूल के किस हिस्से पे काम करेगा, DCT पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये किसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम और वाटर के, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, लेकिन पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को घटा देता है, यानी पोटेशियम को बिल्कुल नहीं लाएगा, पोटेशियम को वहीं छोड़ देगा DCT में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये किसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सोडियम और वाटर के। और पोटेशियम और फॉस्फेट को ये वहीं छोड़ देता है। पोटेशियम और फॉस्फेट को जब वहीं छोड़ देगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन्स द्वारा यूरिन से निकाल दिए जाएंगे। और यूरिन से निकाल देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो देखो क्या लिखा है, DCT से ये सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करा देगा, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और ब्लड में बढ़ जाएगी तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, मेंटेन होगा कि नहीं होगा, होगा। और BP मेंटेन होगी कि नहीं, होगी। इसके अलावा और क्या करता है, ये बॉडी के वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है, बॉडी के फ्लूइड के वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है। और क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन कर ले रहा है। किसको किसको ये बढ़ा रहा है, सोडियम और वाटर को ब्लड में बढ़ा रहा है और पोटेशियम और फॉस्फेट को ब्लड में घटा रहा है। अगर पोटेशियम और फॉस्फेट ब्लड में घटेगा तो जाएगा कहाँ, ये यूरिन से निकाल दिया जाएगा। और यूरिन से निकाल देने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो देखो पूरा पढ़ देते हैं, एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन द DCT, मैं DCT पढ़ रहा हूँ, and stimulate the reabsorption of sodium and water and excretion of potassium and phosphate। और एल्डोस्टेरोन मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये सब इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन कर दिया इसने। इसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा, BP भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बात कर रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी निकलता है।
कॉर्टेक्स से। और इसका काम क्या होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जब ये निकलेगा तो इसका काम होता है हेयर्स को प्रमोट करना, चाहे वो एक्सियल हेयर हो, चाहे वो प्यूबिक हेयर हो, या फिर फेशियल हेयर हैं। और हेयर कब आते हैं बच्चों में, प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी यानी एट द टाइम ऑफ टीन एज। तो टीनेजर्स में तो याद रखिएगा टीनेजर्स में ये ऐसा होता है। क्लियर। अब आइए एड्रीनल मेडुला की हम लोग बात करते हैं। एड्रीनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं। पहली बात तो मैंने बताया था, यहाँ के हार्मोन को कैटिकोलामीन कहते हैं, क्योंकि इसमें कैटिकॉल रिंग पाई जाती है। कैटिकॉल रिंग होती है ना ऐसी, एक तो इसमें कैटिकॉल रिंग पाई जाती है, ये देखिए कैटिकॉल रिंग, और एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रीनेलिन और एक होता है नॉर एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को एपिनेफ्रीन भी कहा जाता है और नॉर एड्रीनेलिन को नॉर एपिनेफ्रीन कहा जाता है। एड्रीनेलिन इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रीन वाइल नॉन एड्रीनेलिन इज ऑल्सो नोन एज नॉर एपिनेफ्रीन। आपको पता होना चाहिए कि दोनों हार्मोन इमरजेंसी में काम करते हैं, और हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए इमरजेंसी कंडीशंस में ये वाला सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इससे कंसर्न होता है। जब ये सिस्टम काम करेगा, जब ये नर्वस सिस्टम काम करेगा, तभी ये दोनों हार्मोन निकलेंगे। तो यानी एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन ये कब निकलता है, जब बॉडी के अंदर कैसी कंडीशंस हो, इमरजेंसी। और इमरजेंसी का मतलब बॉडी स्ट्रेस में हो, इस समय निकलता है। इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस फॉर एनी काइंड एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं इनको। और कौन से नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमस में भी कौन से सिस्टम से कनेक्टेड होता है, सिंपैथेटिक की पैरासिम्पैथेटिक, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइट के लिए तैयार करेगा बॉडी को, फ्लाइट के लिए तैयार करेगा, फ्राइट यानी डर जाने के लिए, फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। किस में मदद करेगा, देखिए फाइट में बॉडी को फाइट करने के लिए तैयार करेगा, फ्लाइट भाग जाने के लिए, और फ्राइट डर जाने के लिए। हम लोग इमरजेंसी कंडीशंस में क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, इसलिए इस ग्लैंड को 3F ग्लैंड या इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। फाइट फ्लाइट और फ्राइट, फ्राइट नहीं दिया हुआ है, FRIGHT, डर जाना, ठीक है। ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये जो हार्मोन होता था ये क्या करता है, ये इमरजेंसी में क्या क्या करेगा। आप बताओ, अगर आप किसी एक्सीडेंट को देख लो रोड पे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती, ये क्या हुआ, यानी प्यूपिल को डायलेट करता है, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल को डायलेट करता है, और आपके अलर्टनेस को बढ़ा देता है। इमरजेंसी में ज़्यादा अलर्ट हो जाता है व्यक्ति, देखा होगा। अगर आपको कोई भी टेंशन है तो सिर्फ आप उसी टेंशन पे फोकस करोगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, आपको बिल्कुल अलर्ट कर देगा आपको उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। और उस समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी पाइलोरेक्शन यानी रोंगटे खड़े कर देता है, यानी रेजिंग ऑफ हेयर्स, यानी कि बाल जो होते हैं वो सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं। देखा होगा जब इमरजेंसी होती है रोंगटे खड़े कर देता है, पसीना ज़्यादा निकलेगा। इसके अलावा आपने देखा होगा आपकी धड़कन बढ़ जाती है, यानी हार्ट बीट को ये बढ़ा देता है। और हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। और आपने देखा होगा आप जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देता है। क्या क्या करता है ये, जितनी भी इमरजेंसी कंडीशंस में काम होते हैं, जैसे प्यूपिल को डायलेट करना, रोंगटे खड़े कर देना, पसीना ज़्यादा निकलने लगता है, चाहे सर्दी क्यों ना हो, अगर आप एक्सीडेंट वगैरह देख लो आंखों से तो आपके पसीने निकल आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, उसके अलावा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। और क्या करता है, इस समय बॉडी की इमरजेंसी कंडीशंस है, इस वजह से बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब बताओ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने लगता है, यानी ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करेगा। ग्लाइकोजन जितना ज़्यादा ब्रेक होगा ग्लूकोज उतना ज़्यादा बनेगा, अगर ग्लूकोज जितना ज़्यादा बनेगा तो उतनी जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी। तो बताइए ग्लाइकोजन को ब्रेक करके क्या बना देता है, ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है, और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस द्वारा एनर्जी देने लगता है। इसी वजह से ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है कि घटाता है, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, मतलब हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ाने के लिए वही पुराना फंडा, प्रोटीन को तोड़ो लिपिड को तोड़ो। तो ये देखिए क्या लिखा है, इन एडिशन इट ऑल्सो स्टूमुलेट, यानी ये एडिशनल रोल है, ऑल्सो स्टूमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, मतलब ये लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक करता है, लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया। तो बच्चों आज हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, ठीक है। यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। और ऐसी ही मैं वीडियोस को डेली अपडेट करता चलूँगा, ठीक। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।